गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ऑल क्लियर। चलिए जी। तो आज मई का करंट अफेयर्स अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत हो गया, मई का आज कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास जब भी करंट अफेयर्स की होगी 1 और 2 डेज में, क्योंकि अगला भी जून का भी रेडी करना है आपका, ठीक है। ठीक है। तो जून का रेडी करने में मुझे हो सकता है 1-2 दिन लगे। तो तब तक अपन फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक जैसे नेशनल पार्क हम कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद और भी अपने पास टॉपिक्स है, इंडस्ट्रीज वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, ये सारे रैंडम टॉपिक्स हम उठाएंगे। ओके, तो वो तो सर चलता रहेगा। उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे थे, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं आज कंप्लीट करेंगे ना। तो आज स्पेलिंग भी मैंने करेक्ट कर ली है करेंट की। देखो, स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अनाउंस कर दूं कि अभी जस्ट यूडीसी का नया फ्रेश बैच हमने लॉन्च किया है। यूडीसी जूनियर इंस्पेक्टर जो आपका एग्जाम है सीजीएल वाला, उसके लिए नया बैच लॉन्च हुआ है। तो जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स कंप्लीट कोर्स आपको 5000 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जीके में आपको जो कोर्स मिलेगा उसके साथ साथ 2000 क्वेश्चन बैंक का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। जो हमारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं उनके कोर्स में ये अपलोड भी कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑलरेडी 2 बैचेस हमारे बन चुके हैं, तीसरा बैच हमने स्टार्ट करा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन विद अस, ठीक है। रेगुलर डाउट सॉल्विंग, पीडीएफ नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज कैसी मिलेगी? फ्री मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशन। अदरवाइज आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो अलग से पे करना पड़ेगा। फैकल्टीज तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, मिनिमम मेरे ख्याल से मैं 15 बार तो सिलेबस पढ़ा ही दी हूँ, इतनी बार रिपीट कर करके, क्योंकि हर 2-2.5 महीने में रिपीट कर ही लेते हैं इसको हम पूरा सिलेबस, ठीक है। तो जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स पूरा पोर्शन है आपका। तो अगर देखो रजिस्ट्रेशन करना है या आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो या कोई क्वेरी है अपार्ट फ्रॉम इट, अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। नंबर मेरा मेरा नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नंबर मैं दे देता हूँ, 8076535685। हर जगह आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। 8076535685। इसी तरह से जो भी पीजीटी का एग्जाम है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। काफी टेस्ट इसके कंप्लीट भी हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया था टेस्ट सीरीज हमारा, बट फिर भी अब हमारी टीम इस पे काफी काम कर रही है। तो कंप्लीट आपका ये 8 टेस्ट हैं, ठीक है। तो 8 टेस्ट हैं, 6 सेक्शनल हैं, 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है। 50-50 क्वेश्चंस की 6 टेस्ट ये हैं, और 2 फुल लेंथ टेस्ट आपका 100-100 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसका प्राइस है 500, ठीक है। 500। तो ये सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। नंबर वही 8076535685। चलिए सर, ये तो हो गई अनाउंसमेंट की बात। अब हम बात करते हैं सर करंट अफेयर्स की। आज के क्वेश्चंस करें उससे पहले पिछला कुछ रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मेरे को पिछले कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 59, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एज पर द डेटा फ्रॉम द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, विच इज द लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। हाँ जी सर। एज पर द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, विच इज द लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, बताइए सर। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आज पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। देखो पीडीएफ कहाँ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है, पेड और फ्री वाले सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा। पीडीएफ के भेजूंगा, लिंक भेजूंगा। तो अगले पुराने जितने भी पीडीएफ हो सब डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। और 2 फॉर्मेट में पीडीएफ में भेजूंगा। एक तो एक पेज में 1 स्लाइड वाली, एक भेजूंगा एक पेज में 4 स्लाइड वाली, जिसमें आपके नंबर ऑफ पेजेस बच जाएंगे प्रिंट अगर कराते हो तो, ठीक है। तो दोनों ही पूरी फॉर्मेट में एक लिंक आपको भेजूंगा। तो जैसे मान लो मई तक का जितना भी हमने करंट अफेयर्स ओवरऑल पढ़ा है, तो एक बार वो फिर से आपको लिंक भेज दी जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री प्लस पेड सब में वो लिंक भेज देंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी लिंक भेज देंगे, ठीक है। और जो पीडीएफ है, तो आपका जो कोर्स है उस कोर्स में भी अपलोड कर दी जाएगी पीडीएफ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। वेयर इज एमपी?
ओके, तो अपनी क्लास बहुत ही देख रहे हैं, धीरे धीरे इंटरनेशनल क्लास बनती जा रही है। हमारे पास इंग्लैंड से भी विद्यार्थी आ रहे हैं, जापान से भी आ रहे हैं। हाँ, तो लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट, अरे सर बिहार में कहाँ मशरूम मशरूम होता होगा। करेक्ट आंसर इज बिहार, ठीक है। जो ना सोचा वही निकला, करेक्ट आंसर इज बिहार। एमपी तो आपका दालों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दाल वगैरह जो हो तो एमपी लगा देना। चलो जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन का आंसर दो जो हम लोग कर चुके हैं। Invoking which article of the Indian Constitution has the Supreme Court ordered the release of one of the life convicts in the Rajiv Gandhi assassination case? सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस आर्टिकल का यूज करा था राजीव गांधी असैसिनेशन केस के जो कन्विक्ट्स हैं उनको छोड़ने में? ये सब हम लोग काफी आराम से डिटेल में डिस्कस किए थे जब इसको पढ़ा था। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट सीरीज कैसी है ना, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। तो एक बार आप परचेज कर लो तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, जैसे आप जैसे ही स्टार्ट करोगे आपका टाइम ऑटो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आपको उतने टाइम में टेस्ट कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जैसे ही टेस्ट कंप्लीट कर दोगे आपको स्कोर आपका मिल जाएगा, रैंक वगैरह सब आफ्टर द टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा कोई ये नहीं है कि आज ही स्टार्ट करना है, आप परचेज कर सकते हो। टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। मेन चीज है टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, कुछ बचे हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। इंग्लिश का तो बस एक ही बचा है, तो आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बिहार कैसे, मतलब क्या है? अभी सर्वे किया गया, उसमें पाया गया बिहार में सबसे ज्यादा मशरूम मिले तो बिहार को बोल दिया नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में। टेस्ट सीरीज अभी जो मैंने अनाउंस करी है वो पीजीटी की है, ठीक है। जो अभी मैंने बोली है पीजीटी की है। यूडीसी की अभी लॉन्च करेंगे, ठीक है। यूडीसी वैसे अभी हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है टेस्ट सीरीज, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, बट अभी उसमें और भी टेस्ट ऐड होंगे, ठीक है। तो वो एक बार रिफ्रेश करके फिर से लॉन्च की जाएगी। तो अभी यूडीसी के लिए नहीं, अभी अगर पीजीटी के लिए ज्वाइन करना तो आप कर लीजिए। यूडीसी में तो अभी तैयारी का टाइम है, अभी तैयारी करिए। टेस्ट सीरीज का पीडीएफ नहीं, टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा। हाँ जी गिकार जी, कैसे हैं आप? यूडीसी भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बनी रखी है हमारे पास, आप वो यूडीसी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए हो तो ये जो मैंने नंबर बताया ना 8076535685, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अरे ये लिखा है, ठीक है। हाँ जी गिकार जी, काफी टाइम बाद दिख रहे हैं आप। चलो जी, आंसर बताओ इसका। देखो यूडीसी का प्रॉपर अभी हम फ्रेश स्टार्ट करवाएंगे आपका 15 अगस्त से, 15 अगस्त से करीब होगा, है ना। बाकी टेस्ट तो ऑलरेडी बने रखे हैं, आपके चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नाम पूछ रहे हैं? इंतखाब अली, INTAKHABALI, ठीक है। पढ़ाई कैसी चली कार जी आपकी? अरे आंसर बताओ भाई, क्या था इसका आंसर? आंसर बताओ भाई, आंसर। देखिए फॉरेस्टर में आए हैं कुछ स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास, बाकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो अमरजीत सर के पास है, ठीक है। आप उनसे ले लीजिएगा। अरे इस बार हो जाना। आंसर ऊपर चला गया। ओ कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज, ओ करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 142, ठीक है। आर्टिकल 142 का यूज करके। ओके सर।
Quartz initiative QCHAM is associated with which of the following? Climate change, restricting China on sea, free trade, building Quad defense force. बताइए, ये भी लास्ट क्लास में कर चुके थे. Oh my, your whole family is watching my class. ओ थॉमस जी, थैंक यू जी. ठीक है, QCHAM किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज, रेस्ट्रिक्टिंग चाइना ऑन सी, फ्री ट्रेड, बिल्डिंग क्वाड डिफेंस फोर्स. बताइए सर. QCHAM किसका इनिशिएटिव है? क्वाड का इनिशिएटिव है. अब ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो, क्वाड मेनली बना तो चाइना को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है उसके लिए कोई वो अलग से इनिशिएटिव बनाएंगे. ठीक है, तो बी ऑप्शन तो नहीं लग रहा है. तो ए सी डी में से कुछ एक कह सकते हो. तो करेक्ट आंसर इज आपका क्लाइमेट चेंज. ध्यान रखना, ठीक है. इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, फिर आपको लगता है सर क्या पूछ लिया. पूछा कुछ नहीं, आपके क्वेश्चंस ये सब करंट अफेयर्स में थे. और अभी जो फॉरेस्टर का पेपर आया उसका भी आप पेपर उठा के देख लो, सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से ही पूछे गए हैं, जो प्रॉपरली स्टैंडर्ड तरीके से आपको पढ़ाया जाता है. ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए ज्यादातर क्वेश्चंस फंसे उसमें करंट अफेयर्स के. ठीक है, तो अगर सिर्फ आपको इतना जो यहाँ पर मटेरियल डिलीवर हो रहा है इतना ही अगर आप अच्छे से करके चले आओ, आराम से आप ये एग्जाम क्रैक करोगे. क्वेश्चन नंबर 103 पे आप आ जाओ. बाइलेटरल एक्सरसाइज है बोंगो सागर इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर नेशन. बताइए, बोंगो सागर इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन. बोंगो नाम से तो सर हमें फील आ जाता है हमें किधर जाना है. बोंगो नाम से सर हमें फील आ जाता है बांग्लादेश. देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये काम की एक्सरसाइज है. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, बस इसको थोड़ा सेट कर दूंगा. हाँ, ये जो टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये क्वेश्चन अभी वैसे मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से पूछा नहीं गया, लेकिन मैं इसको हमेशा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कभी भी सवाल इस पे बन जाएगा. ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज कभी भी स्किप करके मत जाना. तो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश. ठीक है, तो एनुअल एक्सरसाइजेज साल में एक बार होती है बोंगो सागर. अभी कहाँ, अभी जो इसका सेकंड एडिशन था वो नदन बे ऑफ बंगाल में हुआ था. अब ये तो चलो एक बात हो गई. अब इस एक्सरसाइज में क्या हुआ, कितने विमान थे, क्या था, दिस दैट वो सब नहीं पढ़ना है. ठीक है, मेन क्या पढ़ लिया, बोंगो सागर एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच. अब उसके बाद इंपॉर्टेंट और चीज क्या है, जैसे बांग्लादेश के साथ और कौन कौन सी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है. मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति. संप्रीति नाम याद रखना. एक शांतिर ऑर्गो सेना, ये भी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ये भी हम बांग्लादेश के साथ करते हैं. एयरफोर्स की बात करो, अगर इंडियन एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स एक एक्सरसाइज हम करते हैं टेबल टॉप. कोरपैट करते हैं उनकी नेवी के साथ. ठीक है, संवेदना है, संवेदना मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. इसमें आपका अपना बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है और यूएई भी है. ठीक है, कौन कौन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, यूएई. मतलब छुटपुट छुटपुट आसपास के जितने भाई बंधु हैं अपने, हम सबको उठा के सिखा देते हैं कि देखो ऐसे हेलीकॉप्टर चलाना है, ऐसे तुम्हें मिसाइल चलानी है. ठीक है, तो जितने भी अपने आसपास के भाई बंधु हैं, उसमें यूएई को भी बुला लिया कि आओ तुम भी देखो. सर वो छोड़ गई, क्या करूं. अरे तो उसमें टेंशन वाली बात क्या है, आगे सोचो आगे क्या करना है. देखो, जो आपको छोड़ जाए आप उसे छोड़ दो. ठीक है, अपने से ज्यादा प्यार किसी से मत करो. सिंपल सी बात है, अपने से ज्यादा प्यार किसी को मत करो. वो आपको छोड़ गई, आपने उसको छोड़ दिया, बस बात खत्म. अब आगे फ्यूचर में देखो आगे किसको पकड़ना है. ठीक है,
ये तो देखो पुरानी बात हो गई, यूपीएससी क्लियर करो। ऐसे तो सारे आशिक मतलब एक दिन यूपीएससी में ही भर जाने हैं। फिर वो देश के बदले कम लेंगे, अपने पर्सनल बदले ज्यादा लेंगे। ठीक है। पाकिस्तान से देखो इसलिए भी नहीं करते हैं एक्सरसाइज। एक रीजन ये भी रहता है कि देखो जो फ्रेंडली कंट्रीज है ना, उनके साथ हम अपनी सीक्रेट शेयर कर लेते हैं। मतलब जो हमारी फाइटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, फाइटिंग स्किल्स है, उनके साथ हम अपनी स्ट्रेटेजी सीक्रेटली शेयर कर सकते हैं। बट अगर पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो, अब पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर दोगे फाइटिंग के दौरान, तो पता चला पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ने गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये सारी एक्सरसाइज हो तो इसीलिए रही है ना, क्योंकि हमें तैयार रहना, पाकिस्तान और चाइना से ही हमारी लड़ाई हो सकती है। पोटेंशियल कैंडिडेट तो यही है ना, तो इसीलिए हमें तैयार रहना होता है। तो पाकिस्तान से कम ही देखने को मिलेंगी। मैथ्स हिस्ट्री पॉलिटी को भी हमारा पूरा कोर्स ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये जो पूरा कोर्स है हमारा, जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, ये पूरा कोर्स ऑनलाइन है। ठीक है। देखिए आखू जी, मतलब ऐसा नहीं है, हमारी सिंपैथी आपके साथ है। ऐसे टाइम्स आते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते रहो, मेन चीज है आगे बढ़ो, पीछे ना रुको। ऑलराइट सर। चलो जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो आज का अच्छा, हाँ आज का स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है आकू जी, गौर से देखो सवाल, भूल जाओ सब कुछ। व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड एट एनआईटी त्रिची? तिरुचिरापल्ली बोलते हैं बट शॉर्ट में त्रिची बोल देते हैं, तो मैं एनआईटी त्रिची बोलूंगा। अभी एक सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेट किया गया है एनआईटी त्रिची पर, अंडर फेज 2 ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। भारत सरकार का एक मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसका फेज 2 चल रहा है। अभी हम पढ़ेंगे फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है, फेज 3 क्या है। तो अभी उसका फेज 2 चल रहा है, तो उसमें एनआईटी त्रिची में हमने एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया है, तो उसका नाम क्या है? सिंपल सा सवाल ये है, बताइए आखू जी। हाँ जी। ए तुक्का। परम पद्मा। पी बता रहे हैं, ए डी, मतलब ए बी डी ऑप्शन है। बाकी और कोई कुछ और आंसर देना चाहेगा? ओके। देखो कमेंट जरूर करिए, कुछ तो करिए, नहीं पता तो लिख दीजिए डोंट नो। इंटरेक्ट जरूर करिए, तो थोड़ा मुझे भी पता रहेगा ना कि कौन कौन है क्लास में। अब जो लोग कमेंट करते रहते हैं उनके नाम पता रहते हैं मुझे। ओके। करेक्ट आंसर इज डी, परम पुरुष। ठीक है, अभी 93 त्रिची में जो आपका सुपर कंप्यूटर लगा है उसका नाम है परम पुरुष। देखो ये सवाल मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि आप रट लो परम पुरुष, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भारत सरकार ने प्लान किया है कि भाई इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स को क्या करना है, बढ़ाना है। सुपर कंप्यूटर से फायदा क्या होता है, जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, रिसर्च होती है, उसको बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। ठीक है, रिसर्च वगैरह में जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको बहुत फास्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, ये आपके सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा आइंस्टाइन वगैरह पहले जो रिसर्च वगैरह करते थे, है ना, तो फॉर्मूले वगैरह लिखते थे, एक बोर्ड भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, चौथा भर दिया, इस तरह से भरते चले जाते थे, तो उसमें टाइम लगता था। अब वही चीज वो सारी कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर
सेकंड्स में कर देगा। तो उससे क्या है, आप और तेजी से काम कर पाओगे। तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स जरूरी होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में इंस्टॉल करने हैं ताकि रिसर्च बढ़े और हमारी टेक्नोलॉजीज और तेजी से बढ़े। तो फॉर दैट इंडियन गवर्नमेंट 2015 में लॉन्च कर दी है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, तो एक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाना है, एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाना है एज अ बैकबोन। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क का काम क्या रहेगा, एक कनेक्टिविटी बना, ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क का काम होगा इंडिया में जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके बीच कनेक्टिविटी क्रिएट करना। ठीक है, तो ये कौन कौन चला रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, सीडेक। नाम याद रखना, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। बहुत तगड़ी संस्था है ये हिंदुस्तान की, सीडेक। ठीक है, पुणे में है। और दूसरा आईआईएससी बेंगलुरु, ये दोनों मिलकर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। किसके अंडर आता है, डीएससी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 फेजेज हैं। पहले फेज में हम क्या करेंगे, पहले फेज में सुपर कंप्यूटर्स को बस असेंबल करेंगे। मतलब दुनिया भर में जगह जगह से हम पार्ट्स लेके आएंगे और उसको लाके बस इंडिया में क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे। तो फेज 1 ये था। अब फेज 1 से हम आगे बढ़ गए हैं, हम आ गए हैं 7 साल हो गए, 2015 में लॉन्च हुआ था, अब क्या चल रहा है 2022। अब हम आ गए इसके फेज 2 में। तो फेज 2 में हमारा टारगेट रहेगा कि जैसे अगर मान लो 4 कंपोनेंट्स मिलके ये सुपर कंप्यूटर बन रहा था, तो कम से कम 2 कंपोनेंट्स तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करो आप। ठीक है, तो फेज 2 में हमारी कोशिश रहेगी कि मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन कंपोनेंट्स विद इन द कंट्री। पहले फेज में बस कोई कंपोनेंट किसी भी देश से उठा लाओ, बस असेंबल अपने यहाँ करो। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, असेंबल तो हम अपने यहाँ करेंगे, बट जो कुछ कंपोनेंट्स एटलीस्ट आप कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर करो, विद इन इंडिया मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, फिर फेज 3 में हम क्या कर रहे हैं, फेज 3 में हम सिर्फ उसको असेंबल नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिजाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ असेंबल नहीं कर रहे हैं, उसको डिजाइन भी कर रहे हैं। जैसे जनरली इंडिया में क्या होता है, असेंबली होती है, जो हम कहते हैं ना फैक्ट्रीज लगी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में अभी भी हम एक स्टेप पीछे हैं। आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इवन मर्सिडीज वगैरह जो भी हैं, तो ये अपनी जो गाड़ियों की डिजाइन है वो अपने इंडिया में नहीं बनाती है, वो अपनी कंट्री में बनाती है, बस इंडिया में आके उसको बस असेंबल करके चली जाती है। ठीक है, तो हमें डिजाइनिंग भी अपने यहाँ करनी है। तो ये फेज 3 और ज्यादा एडवांस होगा। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स के लिए एक सर्वर भी बनाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म रुद्रा। ठीक है, रुद्र याद रखना किससे रिलेटेड है, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब सुपर कंप्यूटर होता क्या है, ऐसा कंप्यूटर जिसकी जो ऑपरेशनल रेट हो बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, दैट परफॉर्म्स एट और नियर द करेंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उसमें जो हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट रखते हैं, जो सबसे तेज दौड़ सकते हैं, वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो इनकी स्पीड किसमें मेजर होती है, पेटाफ्लॉप्स में। ठीक है, क्या यूनिट है, फ्लॉप्स। तो जैसे सुपर कंप्यूटर्स की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है, पेटाफ्लॉप्स। तो उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड को ये दर्शाता है, पेटाफ्लॉप। ठीक है, फ्लॉप का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। कहाँ यूज कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एनालिसिस, डेटा माइनिंग, यहाँ सब आपका। जैसे आपको बिटकॉइन है, ठीक है, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन आप कैसे माइन करते हो, बिटकॉइन के लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सुपर कंप्यूटर्स लगाने पड़ते हैं अगर आपको बिटकॉइन की माइनिंग करनी है। अभी अब कुछ फैक्चुअल जानकारी ले लो। ठीक है, कुछ फैक्चुअल जानकारी बोले तो फैक्चुअल जानकारी बोले तो सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है, चाइना के पास है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली असेंबल्ड सुपर कंप्यूटर परम शिवाय, जो आईआईटी बीएचयू में। फिर उसके बाद इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि एआई। तो ये ध्यान रखना है रिगार्डिंग सुपर कंप्यूटर्स। इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ जी, यहां तक अगर क्लियर है, यहां तक अगर सुपर कंप्यूटर के बारे में सब क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, जितना आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरह आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, परम मतलब जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं। हाँ, कोरो जी कह रहे हैं डू वी नीड टू राइट।
देखो राइट का ऐसा सीन होता है, जब तक आप क्लास में बैठो, ठीक है, तो क्लास में बैठने में आप कॉपी पेन लेके बैठो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मार्क करते जाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये सारा लिखने लगो, आप अपने हिसाब से शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स मार्क करते जाओ। जो छूट जाए छूट जाने दो, क्योंकि बाद में पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, आप पीडीएफ से कवर कर लेना, या वीडियो की रिकॉर्डिंग तो रहेगी, उससे कवर कर सकते हो। कितना महीने? मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर, इससे ज्यादा इतना कर देना, ठीक है, बाकी फिर आपकी श्रद्धा। मिनिमम 6 मंथ्स का करके जाइए, मैक्सिमम 1 ईयर। 1 ईयर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तो कोई डाउट है? इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है फिर आ गया। ये किताब मैं तीसरी बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्हें पिछले करंट अफेयर्स याद होंगे वो बता पाएंगे। विच हैज बिकम द फर्स्ट बुक रिटन इन एन इंडियन लैंग्वेज टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अभी एक इंडियन लैंग्वेज में लिखी किताब, इंडियन लैंग्वेज क्या, अभी हिंदी में एक किताब थी, रेत की समाधि, ठीक है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया और उसका नाम रखा गया टॉम्ब ऑफ सैंड। तो अभी उसको क्या मिला है सर? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, उनको क्या मिला है सर? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए बुक नॉमिनेट हुई थी तभी मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है, कि इंडिया की तरफ से कौन सी बुक नॉमिनेट हुई है, तो ये बुक नॉमिनेट हुई थी और ये अवार्ड भी जीत के आई है, ठीक है। एक्चुअल में ये हिंदी में लिखी थी, फिर बाद में इसको डेजी रॉकवेल ने, ठीक है, हिंदी में किसने लिखा था? ऑथर जो है गीतांजलि श्री। फिर बाद में इसको डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। गीतांजलि श्री के जो फादर हैं वो ब्यूरोक्रेट थे, मतलब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। तो जिस टाइम गीतांजलि श्री का जन्म हुआ था, तो उनके फादर की जो ड्यूटी थी वो हम मेरे ही शहर में थी, ठीक है, तो उनका जन्म मेरे ही शहर में हुआ था, मैनपुरी में, यूपी, गीतांजलि श्री जी का। तो उनका जन्म मैनपुरी में ही हुआ था, ठीक है। तो यूडीसी में आने के चांसेस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब शहर मत लिख लेना है कि कहाँ जन्म हुआ था, ये नहीं पूछेंगे, ये तो मैंने बता दिया है ना। अच्छा लगता है ना आपके शहर का कोई बंदा इतना आगे पहुंच जाए, ठीक है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड हैज बिकम द फर्स्ट बुक रिटन इन एन इंडियन लैंग्वेज टू बी अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? क्या नाम है? डेजी रॉकवेल। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता क्या है? देखो ये बुक जो, ये प्राइज जो होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज को एक्चुअली प्रमोट करता है। तो ऐसी किताबें जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, ठीक है, और यूके या आयरलैंड में पब्लिश की गई हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। एक तरीके से इंग्लिश बुक्स में ये आपका नोबल प्राइज है, जैसे नोबल प्राइज की वैल्यू है, इसी तरह से एक बुक्स के लिए, जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स है उनके लिए ये नोबल प्राइज से कम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इज दैट क्लियर? तो नाम याद रहेगा। हिंदी में क्या था? हिंदी में नाम था रेत समाधि, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया डेजी रॉकवेल ने, क्या नाम हो गया? टॉम्ब ऑफ सैंड। हो सकता है आपसे ऑथर का नाम पूछ ले, सिंपल ऑथर का नाम पूछ ले, तो ऑथर कौन है? ऑथर गीतांजलि श्री है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 106। अंडर विच ऑपरेशन द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI,
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? डीआरआई कहते हैं। अभी जो गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, उन्होंने काफी अमाउंट में वहां से कोकेन रिकवर किया है। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके तहत जो डीआरआई है उन्होंने कोकेन डिस्कवर किया था? कौन सा यूनिवर्सिटी देता है? यूनिवर्सिटी तो मुझे शायद याद नहीं है। एक फाउंडेशन है, बुक प्राइस फाउंडेशन, वो देता है आपका, ठीक है। हाँ जी। बिस्किट? गलत हो ना हो, चाय लगाएंगे सर हम आपके ट्रैप से। हाँ, नमकीन खट्टा मीठा सब लगा दो आप। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? चलो, इसमें तो ज्यादातर में लग रहा था अपना जो फ्लेवर जो उन्हें पसंद है, जिसको नमकीन पसंद है वो नमकीन लगा रहा है, जिसे खट्टा पसंद है वो खट्टा लगा रहा है, ठीक है। जिसको चाय पसंद है वो चाय लगा रहा है, जिसे बिस्किट पसंद है वो बिस्किट लगा रहा है। खैर, करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन नमकीन। कोकेन को जो रिकवर किया है डीआरआई ने, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन नमकीन। डीआरआई क्या है ये सबसे एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे टॉप की एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। तो जो मतलब आपकी ड्रग्स इसकी स्मगलिंग होती है, इनको रोकने वाली सबसे बड़ी जो एजेंसी इंडिया में डीआरआई है। तो डीआरआई बोले तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डीआरआई आपका इनकम टैक्स वगैरह भी, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, जो कस्टम्स होते हैं, बॉर्डर पार करके जो चीजें आती हैं, उनमें कहीं किसी तरह का स्मगलिंग तो नहीं हो रहा है, ये देखने का काम किसका? डीआरआई। इसमें ये भी एक तरीके की इंटेलिजेंस बॉडी इंडिया में, जैसे रॉ है, ठीक है, इंटेलिजेंस बॉडीज में आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इसी तरह से आपका डीआरआई है। ये क्या है? एक तरीके की इंटेलिजेंस बॉडी है जो जानकारी इकट्ठा करके रखता है कि हाँ, किसी तरह की स्मगलिंग वगैरह तो नहीं होती बॉर्डर पार से। तो डीआरआई आपका किस बॉडी के अंदर आता है? ये आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। दो बोर्ड, अब तो पहले क्या होता था, पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, अब चेंज हो गया है। अब एक तरीके से एक हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और एक हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सीबीआईटी सीबीडीटी। तो ये दोनों बॉडीज अलग अलग नाम चेंज कर लिए आफ्टर द रोल आउट ऑफ जीएसटी। जब से जीएसटी आया तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग बॉडी है, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए अपना अलग बॉडी है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली बॉडी है उसी के अंडर आता है आपका डीआरआई। आपके जो यूपीएससी में आईआरएस ऑफिसर बनते हैं ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, तो वो प्रमोट होते होते इन्हीं के हेड बनते हैं, सीबीआईटी के या सीबीडीटी के, ठीक है। चलिए सर। इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ लीड एजेंसी फॉर एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडिया में एस्कोड बना हुआ है, ठीक है। एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसको क्या कहते हैं? एस्कोड। तो ध्यान रखना है, ये क्या है? स्मगलिंग से रिलेटेड है। ना 4 दिसंबर 1947 में 57 में बना, ठीक है। हाँ, ऑपरेशन नमकीन। अब ये तो देखो डीआरआई से पूछना ऑपरेशन नमकीन ही क्यों काम रखा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 107, निर्देशक इज इन न्यूज दीज डेज, व्हाट डज इट रिफर टू? इसका आंसर दीजिए।
हाँ जी, एक मिनट बस रुकिएगा। एक स्टूडेंट का क्वेरी है, इंपॉर्टेंट है। आप तब तक आंसर करिए इसका। निर्देशक किस क्या है, निर्देशक किससे रिलेटेड है? हाँ जी। निर्देशक इज इन न्यूज दीज डेज, व्हाट डज इज रिफर टू? खैर, करेक्ट आंसर इज एन इंडियन नेवी वेसल। ठीक है, जो आपके इंडियन नेवी के 4 सर्वे वेसल्स हैं, सर्वे वेसल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें से जो सेकंड शिप है वो कौन सा है? आईएनएस निर्देशक। तो इतनी डिटेलिंग नहीं करनी किसने बनाया, एलएनटी शिप बिल्डिंग ने, काटापुली चेन्नई, इतनी डिटेलिंग मत करना। बस इतना याद रखना, इंडियन नेवी वेसल है, और ये आपका कौन सा नाम है? आईएनएस निर्देशक। ठीक है, तो निर्देशक से समझ जाना शिप है, नेवी से समझ जाना आईएनएस निर्देशक से समझ जाना शिप की बात कर रहा है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करनी होती चीजें। ठीक है, यूडीसी से क्या पोस्ट में प्रमोशन हो सकता है? देखिए, प्रमोशन तो होता है, लेकिन किस हद तक होता है उसकी मैं जानकारी आपको एग्जैक्टली नहीं दे सकता। अगर कोई देखिए कोई पर्सन होंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे आपका इंटरेक्शन करवा दें, जो यूडीसी पोस्ट पे हों, जो अभी सीनियर पोजीशन पे हों, तो वो आपको इसमें और अच्छा सा गाइड कर देंगे। ठीक है, गैजेस्टेड तो मेरे ख्याल से नहीं बनेंगे। Question number 108. Government has decided to reset the elimination target of which disease to 2023 due to obstruction by COVID-19? बताइए। अभी क्या हुआ था, कोविड 19 की वजह से हमारा एक टारगेट था एक डिसीज एलिमिनेट करने का, उसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसको रीसेट कर दिया, एलिमिनेशन टारगेट ऑफ विच डिसीज टू 2023। अब 2023 तक हमें क्या करना है? उसे एलिमिनेट करना है। तो कौन सी डिसीज है? ये इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, हाँ जी सर, बताइए। तो कौन सी डिसीज थी जिसको सरकार ने सोचा है कि इसका एलिमिनेशन जो टारगेट है अपन रीसेट करके कितना कर देते हैं? अपन कर देते हैं सर 2023। बताइए। बी, सी, डी, बी। चलो, करेक्ट आंसर इज, आजकल पता नहीं एक मत आंसर नहीं आ रहे, पहले यूनिटी के साथ आंसर आते थे, करेक्ट होते थे। चलो कोई नहीं, अब डाइवर्सिटी है हमारे पास। करेक्ट आंसर इज सर मीजल्स, रूबेला। करेक्ट आंसर इज मीजल्स, रूबेला। देखो, दो बीमारी है, मीजल्स और रूबेला। दोनों कैसी वायरल डिसीज हैं। कैसी डिसीज है? वायरल है। और कैसी? कंटेजियस है, मतलब ये फैलती हैं एक दूसरे से।
और कैसी वायरल। मीजल्स में जो वायरस होता है उसका नाम है रूबेला वायरस। ये रूबेला डिसीज अलग है और इसमें जो वायरस है रूबेला ये नाम अलग है, RUBEOLA। ठीक है, मीजल्स का जो वायरस है रूबेला वायरस इसको कहते हैं, और रूबेला का जो वायरस है वो रूबेला वायरस ही कहता है, कॉज बाय द रूबेला वायरस। तो मीजल्स का जो वायरस है वो आपका बॉडी पे इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो किसी ने आसपास आपके कोई बैठा है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींक दिया या खांस दिया, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो गए। अगर वो इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड है मीजल्स से, तो वो दूसरे पर्सन को भी मीजल्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर बॉडी में आपको रैशेज डेवलप हो जाती हैं, एक ब्रेन स्वेलिंग तक भी हो सकती है। ठीक है, और भी कई बीमारी हैं, ब्लाइंडनेस, इंसेफेलाइटिस, ये सब आपका कोज हो सकता है, डायरिया, निमोनिया, ये सब हो सकता है। ठीक है, कोई इसका स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। बस डॉक्टर किस पे काम कर सकते हैं, आपको जो सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, जैसे आपको मान लो बहुत ज्यादा खांसी जनरेट हो गई तो खांसी की दवा देंगे, बुखार आ गया तो बुखार की दवा देंगे, जस्ट लाइक जो आपका कोरोना में ट्रीटमेंट चला उसी तरह से जो आपके सिम्टम्स जैसे जनरेट होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से एक बीमारी है आपका रूबेला। रूबेला मेनली बच्चों में इंपैक्ट करती है। ठीक है, माइल्ड इलनेस होती है, ये बच्चों में इंपैक्ट करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जर्मन मीजल्स भी कहते हैं इसको, रूबेला को ही जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। ये प्रेग्नेंट वीमेन के लिए ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उनमें उनके बच्चों में ये ज्यादा बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपका ये भी नोज माउथ या फिर इन्फेक्टेड पीपल से ट्रांसमिट हो सकता है। तो दोनों ही क्या ध्यान रखना है, मीजल्स और रूबेला कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है। ठीक है, कंटेजियस डिसीज है, और रूबेला को जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। तो ये दो तीन फैक्ट ध्यान में रखना है कुल मिला के। ठीक है, ध्यान रहेंगे। मीजल्स के वायरस का नाम है मीजल्स वायरस कह दो, या फिर एक और नाम है इसका रूबेला, RUBEOLA। ये रूबेला अलग है, और ये जो रूबेला वायरस है जो बच्चों में पाया जाता है ये अलग है, इसका वायरस भी रूबेला वायरस है। ठीक है, इसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, जर्मन मीजल्स। कैसी डिसीज है, कंटेजियस है, मतलब एक दूसरे से फैलती है ये। ठीक है, कैसी है, कंटेजियस, एक दूसरे से फैलती है ये, ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी, एक बार अंगूठा जरूर दीजिए अगर यहां तक क्लियर आ रहा है, यहां तक समझ में आ रही है चीजें। इसकी वैक्सीनेशन भी चलाती है सरकार, वैक्सीनेशन का नाम है MR वैक्सीन। ठीक है, तो दोनों को टारगेट करती है ये आपका मीजल्स रूबेला, नाम ही MR वैक्सीन, मीजल रूबेला वैक्सीन, टारगेटिंग 2 डिसीजेज इन 1 शॉट। तो जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है एट 9 to 12 मंथ्स एंड 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज, ये बच्चों के लिए ही बनाई गई। तभी सरकार का जो प्रोग्राम चल रहा है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब पूरी इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन चल रही हैं, तो कम्प्लीटली हर पर्सन को जिसको जरूरत है वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो इसको, इस प्रोग्राम की भी हम पहले बात कर चुके हैं, कभी आगे और बात करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसके तहत हम डिफरेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इंडिया में चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19109। Which Indian officer has been made a chair of the WTO's Committee on Technical Barriers on Trade? देखो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO, पहले इसका नाम होता था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके हमने कर दिया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी कमेटी है कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। ठीक है, कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड, कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। ठीक है, तो उसमें जो चेयरपर्सन है वो एक इंडियन ऑफिसर को बनाया गया। तो वही वो पूछ रहा है, विच इंडियन ऑफिसर हैज बीन मेड द चेयर ऑफ द WTO's कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। तो आपके जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं तो वो इसी तरह की पोजीशंस होल्ड करते हैं फिर दुनिया भर में। राधिका मेनन, और बताइए सर। करेक्ट आंसर इज अनवार हुसैन शेख। ठीक है, ही इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर,
Anwar Hussain Sheikh has been made the chair of the WTO's Committee on Technical Barriers on Trade. देखो जो WTO है, WTO का काम क्या है? WTO का काम ये है दुनिया भर में जो ट्रेड है उसे कंट्रोल करना, उसे रेगुलेट करना। मतलब ऐसा ना हो कि ट्रेड जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें कोई कंट्री अपनी मनमानी करे, फ्री मतलब एक फेयर ट्रेड पॉलिसीज मेंटेन रहें हर कंट्री के बीच में। तो उसी की कमेटी है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये डील करती है कि जैसे अगर आपको मान लो इंडिया यूएसए के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या ऐसे बैरियर्स आ सकते हैं जो इनके जो एग्रीमेंट है उसको नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, तो उन बैरियर्स को दूर करने का काम क्या करता है, वो आपका ये टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट वाली कमेटी उसको वो बैरियर्स हटाने का काम करती है। ठीक है, इंश्योर्स दैट टेक्निकल रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स एंड कंफर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर्स आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स टू ट्रेड। मतलब किसी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई भी टेक्निकल रेगुलेशन आपका जो बैरियर ना बने ट्रेड के बीच में। ठीक है, तो उसका एक पार्ट है ये डब्ल्यूटीओ का। तो इसके चेयरमैन कौन है? अनवार हुसैन शेख, इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर। और इंपॉर्टेंट बात जानकारी जो डब्ल्यूटीओ के लिए आपको याद रखनी है वो ये, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? स्विट्जरलैंड में। ऑल राइट सर, क्वेश्चन नंबर 110, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स हैज recently been released by which organization? यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक? Travel and Tourism Development Index 2021 has recently been released by which organization? अब देखो मैंने कहा था इस तरह की जो इंडेक्सेस हैं आती रहती हैं, और अगर आपको याद हो एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी पिछली क्लास में शायद पढ़ी थी, तो उसमें मैंने बताया था, देखो वो ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्स रिलीज करती है, और उसी के देखो क्वेश्चन आ गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कौन रिलीज करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, जेंडर गैप रिपोर्ट किसने पब्लिश करी। तो ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश करने वाले क्वेश्चन है ये अपना एक अलग वैरायटी है, इससे भी बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 54 रैंकिंग है। ठीक है, अब मेरे को जल्दी से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर बता दो आप, कुछ ना बताओ, बस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर बता दो। टॉप किसने किया? जापान ने टॉप किया। लास्ट कौन आया? चैड, चैड अफ्रीका की कंट्री। ठीक है, इंडिया 54। तो मेरे को जस्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका हेडक्वार्टर बता दो अब जल्दी से। हाँ जी, मेजिर हो गए, आपका ओपांग हो गए, ये मोस्ट वोस्ट पर्सन है। और फिर उनके बाद अब जो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं मार्शल हैं, अपने मार्शल जी आ रहे हैं, और उसके बाद तीनों आप भी पीछे नहीं हैं, आप भी मिल ही जाते हैं हर क्लास में यहाँ पे हमारे, और गामी जी हैं। बिल्कुल, डेवोस स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर, डेवोस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, which Indian female boxer has been elected as International Boxing Athletes Committee Chair? Which Indian female boxer has been elected International Boxing Association Athletes Committee Chair? अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर दे दो आप, खत्म ये सवाल। ठीक है, मैरी कॉम, निकस जरीन, लाउलिना बोरगोहेन, मंजू देवी।
ओके, ज्यादातर मैरी कॉम बोल रहे हैं बट करेक्ट आंसर इज लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल लेके आई हैं तो उनको बनाया गया चेयर ऑफ द एथलेटिक्स कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये उनका स्टेटमेंट है। आई फील ऑनर टू हैव बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ आईबीएस एथलीट्स कमेटी। I expected to become a member but never thought that I will also become the chair of the committee. This will help me promote Indian boxing and especially women boxing to other boxers of the world. Borgohain said in a release. लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर हैं, पता है किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये बताइए। इंडिया के किस स्टेट से लवलीना बोरगोहेन बिलोंग करती हैं? आपके लिए बहुत आसान सवाल है, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी सर। बिल्कुल आसाम से बिलोंग करती हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? शी बिलोंग्स टू आसाम एंड नाउ शी बिलोंग्स टू इंडिया। अब वो सिर्फ आसाम की पहचान नहीं है, वो हिंदुस्तान की पहचान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज कोल गैसिफिकेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि कोल को क्या बना रहे हैं? गैस बना रहे हैं। कोल को गैस में कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरह का काम चल रहा है, ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन किया जा रहा है, तो ये 100 मिलियन टन प्रोडक्शन करना है इससे, ठीक है। तो एक सरकार ने टारगेट बना लिया है कि जो कोल गैसिफिकेशन है उसका टारगेट कितना कर लिया? 100 मिलियन टन, इतना कोल गैसिफाई करना है। तो ये कब तक पूरा करना है ये टारगेट? 2030, 50, 35, 45? हाँ, अरुणाचल के पड़ोस वाले। ओके सर, 2035 तो नहीं है, करेक्ट आंसर इज 2030, ठीक है। तो ये जो कोल गैसिफिकेशन 100 मिलियन टन करना में कब तक करना है? बाई 2030। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी बताना, जितना मैं चाह रहा था एक बार कोल गैसिफिकेशन बता दूं कि ऐसी भी कुछ चीज होती है। कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? इसमें ये आपका कोयला होता है, इसमें क्या कर रहे हैं हम? एयर के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मिला रहे हैं, इस कोयले में ऑक्सीजन मिला रहे हैं और इसको एक्सट्रीम कंडीशन मतलब एक्सट्रीम प्रेशर पे ले जाके, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ले जाके और कुछ स्लैग और H2S गैस मिला के, ठीक है, कोयला डाला, ऑक्सीजन डाली, एयर डाली और फिर उसमें हमने क्या डाला? वाटर डाला, ठीक है। क्या क्या यूज कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज, पार्शियली ऑक्सीडाइज विद एयर, मतलब एयर में से ऑक्सीजन निकाल के उसको डाल रहे हैं। ऑक्सीजन डाली, स्टीम, स्टीम बोले तो वही H2O या फिर CO2 भी यूज कर सकते हैं। तो उससे हम क्या बना रहे हैं? फ्यूल गैस बना रहे हैं। तो जो आपका सॉलिड कोल था, ये सब करके आपने क्या बना दिया? उसे गैस बना दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इन सितु गैसिफिकेशन ऑफ कोल और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, यूसीजी, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। मतलब क्योंकि जमीन के अंदर ग्राउंड में ये सारा काम चलता है, ठीक है। फिर इससे हमें जो गैस मिलती है उसका नाम क्या है? सिन गैस। इससे क्या मिल रही है? सिन गैस, जिसमें आपका मीथेन भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका वाटर वेपर है, ठीक है। फिर इसके फर्दर अपने अपने यूजेस हैं। तो कोल गैसिफिकेशन समझ में आया? ऑक्सीजन और वाटर के साथ इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। फिर इससे क्या बना दिया हमने? एक्सट्रीम प्रेशर टेम्परेचर पे एक सिन गैस बना दी। फिर उस सिन गैस को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नारमी जी, इसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। यूज क्या? वही फ्यूल, एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनर्जी जनरेट करने के जो हम तरीके बना रहे हैं, उन्हीं में से एक ये है। फिर इसमें से आपका हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोजन एनर्जी भी बना सकते हैं इससे। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113,
अ न्यू स्पीशी ऑफ मंकी इन विच स्टेट हैज बीन नेम्ड आफ्टर सैला माउंटेन पास, बताइए। अच्छा 10 PM हो गया, आपका सोने का टाइम है क्या? ओके, गुड नाइट। अभी हम आज इसको कंप्लीट कर देंगे, कुछ क्वेश्चन और बचे। जल्दी बताइए। एक नई स्पीशी मंकी की डिस्कवर हुई है जिसको सेला माउंटेन पास के नाम पर रखा गया है, तो वो किस स्टेट में मिली है? इसमें बी के अलावा मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद ऐसा कोई सवाल आया है जिसमें एक मत होके सब आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक मत होके आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो नाम ही उसका क्या है? सेला मकाक, ठीक है। देखो कितना क्यूट सा बंदर है, क्या नाम है उसका? सेला मकाक। बस ज्योग्राफिकली पहले अरुणाचल मकाक था, फिर उसको हमने सेपरेट करा अलग से, उसको नाम दिया सेला मकाक, ठीक है। तो वहां जो सेला पास है उसके नाम पर इसको नाम दिया गया है, ठीक है। ये सब कौन करता है? सब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो ये सब काम करते रहते हैं। ओ सो क्यूट है। अरे ऐसा थोड़ी ना कि 10 बज गया तो मैं बंद ही कर दूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। आज मैं कंप्लीट करके जाना है, मैं वाला कंप्लीट करके जाना है। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 114, विच टीम वॉन द IPL 2022 एडिशन? अब ये तो बिल्कुल सादा सीधा सवाल है, जल्दी से इसका आंसर दो, ये सबका बनना चाहिए। विच टीम वॉन द IPL 2022? राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बताइए सर। हाँ ये तो इसमें कुछ डिस्कस करना है, तो गुजरात टाइटंस है, वो जीत के गए IPL। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसको 30 साल पूरी हो गए, ठीक है। 30 साल पूरी हो गए, तो 38 जो समिट थी इसकी, तो वो किस सिटी ने होस्ट करी? मॉस्को, वॉर्सो, ताशकेंत, अशगाबाद, बताइए। तो CSTO की जो अभी एनिवर्सरी थी 38, वो कहाँ होस्ट हुई थी? 30th एनिवर्सरी समिट। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दी पे तुक्का। CSTO करेक्ट आंसर इज मॉस्को। देखो CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, आपने सुना होगा। USA प्लस जो यूरोप की कंट्रीज हैं, इनका एक अलायंस है पूरा, जिसे कहते हैं नेटो। तो इसी नेटो को काउंटर करने के लिए रशिया और उनके आसपास की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। मतलब नेटो जितनी पावरफुल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन काइंड नेटो टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना रखी है, जिसको कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 6 कंट्रीज हैं अभी फिलहाल, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। रशिया 1, बेलारूस 2, कजाकिस्तान 3, उज्बेकिस्तान 4, ठीक है, ताजिकिस्तान 5, और ये आपका कौन सा कंट्री है? आर्मेनिया 6। और कोई है इसका पार्ट? आर्मेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। 1 2 3 4 5 6। हाँ, उज्बेकिस्तान नहीं है, हाँ। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है। उज्बेकिस्तान नहीं है इसका पार्ट, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान नहीं, ठीक है। तो कौन कौन है? रशिया है, बेलारूस है, फिर इधर आपका आर्मेनिया है, फिर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और ताजिकिस्तान है। तो ये सब इसके मेंबर्स हैं। तो 6 कंट्रीज हैं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, ठीक है। तो 1992 में एक इन्होंने एक ट्रीटी बनाई थी, ताशकेंट ट्रीटी। तो उसी को अपग्रेड करके फिर 2002 आफ्टर 10 ईयर्स उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बना लिया 6 कंट्रीज के साथ। हेडक्वार्टर
ऑब्वियसली बात है, क्या लगता है इनके हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इन सब का हेड कौन लग रहा है? रशिया है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मॉस्को में। ठीक है सर, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? मॉस्को में मिलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ब्लैक सी और कैस्पियन सी किसी एक सिंगल कंट्री का नहीं है, ठीक है। एक बॉडी इंडियन सी बेड अथॉरिटी ये सब डिसाइड करती है कि कितना एरिया कौन सी कंट्री लेगी। जैसे कैस्पियन सी है वो डिवाइडेड है कि इसका इतना पोर्शन रशिया लेगा, इतना कजाकिस्तान लेगा, इतना ईरान लेगा, इतना तुर्कमेनिस्तान लेगा। तो ऐसा नहीं है किसी एक सिंगल कंट्री का होता है ये ओशियन या सी। ठीक है, ऑल राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड इंडिया फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल किस स्टेट ने होस्ट किया है बताइए? हाँ, तारीख याद रख सकते, कैस्पियन सी से बाउंड्री कंट्रीज वाली था इसमें दिख रही होंगी आपको। ठीक है, कौन कौन है? तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, रशिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है। विच स्टेट होस्टेड इंडिया फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल? करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू में एक जगह है भदेरवा, तो वहां पर कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर स्टार्ट हुआ है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या करा है, लेवेंडर जो है उसको प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो उसको हम नाम भी दे रहे हैं लेवेंडर रेवोल्यूशन या फिर पर्पल रेवोल्यूशन। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, कल हो सकता है आपसे पूछ ले पर्पल रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो पर्पल रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द लेवेंडर। किससे रिलेटेड है आपका? लेवेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अब देखो लेवेंडर काम कहां पर आता है? आपके मेडिसिनल पर्पसेस में काम आता है। ठीक है, आपका ड्यूड्रेंस और वो फ्रेग्रेंसेस बनाने में काम आता है। तो इसके लिए भारत सरकार का मिशन भी चल रहा है, अरोमा मिशन अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन। ठीक है, भारत सरकार का मिशन चल रहा है। तो इसके तहत जो डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी है उनको हमें क्या कराना है? बढ़ाना है। मतलब ऐसे जो आपके किसान हैं जो ये सब प्लांट कर सकते हैं लेवेंडर को, उनको प्रमोट करना है, उनको फंड्स वगैरह देने हैं, उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो लेवेंडर का कल्टीवेशन कहाँ पर होता है? आपका जनरली देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो दो तीन बातें हमेशा इससे पकड़ के रखो कि लेवेंडर क्या है? पर्पल रेवोल्यूशन है। ठीक है, पहली चीज। और इसका मोस्टली प्रोडक्शन कहाँ दिखेगा? जम्मू एंड कश्मीर में दिखेगा। ठीक है, और ये इसके लिए जो मिशन चल रहा है उसका नाम क्या है? अरोमा मिशन या फिर पर्पल रेवोल्यूशन। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर? हाँ, मच्छर भगाने के भी काम आता है। हाँ, ये यहाँ तक अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। तो इसका जो लिंक है वो आज रात तक या कल मॉर्निंग तक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर कोई डाउट हो डू लेट मी नो। ठीक है सर, तो आज की क्लास यहीं तक। फिर अगली क्लास जब भी करंट अफेयर्स की होगी तो हम जून का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। लो भाई, थॉमस तो थे ही, अब थॉमसन भी आ गए हमारी क्लास में। चलिए जी, आई रिडो जी, गुड नाइट, गुड बाय, हैव ए गुड नाइट।